करेंगे कि बीपीएससी पीटी की बेहतर तैयारी कैसे की जा सकती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस परीक्षा में कुल मिलाकर के 150 प्रश्न रहते हैं, जिसमें कि इतिहास से सबसे ज्यादा लगभग 40 प्रश्न के आसपास रहता है। उसके बाद जो है करंट अफेयर से लगभग 30 क्वेश्चन, विज्ञान से भी लगभग 30 क्वेश्चन, उसके बाद ज्योग्राफी से 15 से 17 क्वेश्चन, भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब इंडियन पॉलिटी से 10 से 15 क्वेश्चन और इंडियन इकोनॉमी मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था से 10 प्रश्न। इसके अलावा जो है मेंटल एबिलिटी से भी 10 प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग यह देखेंगे कि इसकी बेहतर तैयारी कैसे हम लोग कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले 100+ अगर कोई क्वेश्चन बना देता था तो वह मान करके चलता था कि पीटी में मेरा रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन पिछला जो रिजल्ट आया है उसमें 100+ से काम नहीं चलने वाला है। अब कोई भी लड़का बीपीएससी पीटी का एग्जाम देख करके तभी निश्चिंत रह सकता है जब उसका आंसर 110 से ज्यादा आ रहा हो। तो 110+ अगर आपका क्वेश्चन सही है बीपीएससी पीटी के एग्जाम में, तब आप निश्चिंत हो रह सकते हैं और पीटी के एग्जाम के बाद ही आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में आराम से लग सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि बेहतर तैयारी के लिए हमको क्या रणनीति अपनाना चाहिए। तो इसकी संदर्भ में हम यह तैयारी की रणनीति को 4-5 पार्ट में बांट करके देखेंगे। पहला है कि जनरल ट्रेंड क्या होता है तैयारी का। तो जनरल ट्रेंड में हम लोग क्या देखते हैं कि कई बार मेधावी और मेहनती छात्र भी पीटी के एग्जाम में फेल कर जाते हैं। यहाँ तक कि वैसे छात्र भी फेल कर जाते हैं जो इसके पहले कई बार मुख्य परीक्षा भी दे चुके हैं या इंटरव्यू तक भी जा चुके हैं। वैसे लड़के भी पीटी के एग्जाम में फेल कर जाते हैं। तो दरअसल इसका कारण क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण मुख्य रूप से 2 है। पहला जो कारण है दिशाहीन तैयारी। मतलब क्या कि बिना किसी डायरेक्शन के, बिना सोचे समझे कि क्या हमको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह का पढ़ना है, यह बिना सोचे समझे हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। एग्जाम में कहां से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी परवाह नहीं, केवल मेहनत करते जाते हैं। तो इस तरह से बिना सोचे समझे जो हम लोग मेहनत करते हैं उसके चलते पीटी में हमारा रिजल्ट नहीं आता। दूसरा जो होता है वो बिना सही योजना की तैयारी करना। हमने कोई योजना बनाया नहीं कि कब कितना देर कौन सा विषय पढ़ना है, कौन सा हमारा कमजोर पक्ष है और कौन सा हमारा मजबूत पक्ष है, किस पर जो है विशेष ध्यान देने की जरूरत है, किस पर कम ध्यान देने की जरूरत है। बिना कोई योजना बनाए हुए हम अपना पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो यही 2 मुख्य कारण है जिसके चलते हम लोग पीटी के एग्जाम में फेल कर जाते हैं। अब है क्या कि इसका मतलब हम लोग क्या समझें कि इसका मतलब है कि कमजोरी क्या है लड़कों का। तो कमजोरी होता है कि लड़कों को जो है सही रणनीति की पता नहीं होती तैयारी की। ऐसी बात नहीं है कि लड़के मेधावी नहीं होते हैं या लड़के मेहनत नहीं करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनको जो सही रणनीति का पता नहीं रहता। इसके चलते होता क्या है कि जो उनको मिल जाता है पढ़ने के लिए बस उसको पढ़ डालते हैं। अब उसको जो पढ़ डालते हैं उसका नतीजा क्या होता है कि लक्ष्य पर सही निशाना नहीं लग पाता। उनको पता नहीं होता है कि क्या चीज पढ़ने से हम एग्जाम में कम्पीट कर सकते हैं। बस मेहनत करना है, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, जो आगे में जो बुक्स जो मटेरियल मिल गया उसको पढ़ डाले। नतीजा होता है कि हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। अगर हम देखें कि हमको करना क्या चाहिए तो क्या करना चाहिए, उसके पहले हमको कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बीपीएससी पीटी का प्रश्न देखें और उसका अध्ययन करें, उसका विश्लेषण करें, तो पता चलेगा कि पीटी के एग्जाम में हमसे 2-3 बातों को जानने का प्रयास आयोग करता है। पहला क्या है? पहला होता है कि क्या हमें फैक्ट की जानकारी है कि नहीं है, तथ्य के बारे में हम नॉलेज रखते हैं कि नहीं रखते हैं।
दूसरा जो बीपीएससी हमसे जानना चाहता है उसी प्रश्न के माध्यम से, वो यह जानना चाहता है कि हमारे अध्ययन का गहराई क्या है। हमने जो कुछ पढ़ा है, जो तथ्य याद किया है, उसके बारे में हमारा कंसेप्ट कुछ बना है या नहीं है। तो कंसेप्ट के बारे में भी वह जान लेना चाहता है। उसके अलावा जो तीसरा पॉइंट वह जानना चाहता है कि हम एकाग्रचित होकर के कोई काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर एकाग्र नहीं रहेंगे तो जानते हुए भी किसी प्रश्न का उत्तर हम गलत कर देंगे। तो ये 3 बातों की जानकारी बीपीएससी पीटी के माध्यम से हमसे जानना चाहता है। पहला, फैक्ट की जानकारी हमको है कि नहीं है। दूसरा, हमने जो कुछ पढ़ा है उसके बारे में हमारा कुछ कंसेप्ट है कि नहीं है, अध्ययन की गहराई हमारे पास है कि नहीं है। और तीसरा कि क्या हम कॉन्शियस होकर के पढ़ पाए हैं कि नहीं पढ़ पाए हैं, ये जानना चाहता है। अब है कि हमको करना क्या चाहिए। तो इतनी बातों को देखने के बाद हमारे इतने सामने यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। इन 3-4 बातों की अगर हम जो है हमको जानकारी जब हो जाती है और इन 3-4 बातों को आधार बना करके जब हम आगे तैयारी की तरफ जाते हैं तो जो है हमारा रास्ता काफी आसान हो जाता है। अब है कि इन बातों के लिए हमको जो है क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो बीपीएससी का सिलेबस है उस सिलेबस का अध्ययन करना चाहिए और अध्ययन करने के बाद हमको देखना चाहिए कि वह सिलेबस हमसे क्या जानना चाहता है। क्योंकि अभी हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी का जो पीटी का एग्जाम होता है वो केवल समान अध्ययन जीएस का एग्जाम होता है और उसमें 1-2 विषय नहीं रहता है, 7-8 विषय है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस का सारा पार्ट है, करंट अफेयर्स है, मेंटल एबिलिटी। तो हमको हरेक जीएस के हरेक पार्ट और हरेक पार्ट के हरेक विषय का जो सिलेबस है उसका गंभीरता पूर्वक, सूक्ष्मता पूर्वक जो है विश्लेषण करना चाहिए कि ये सिलेबस हमसे क्या कहता है। और जब हम सिलेबस का विश्लेषण कर लेते हैं तब जाकर के हमको अगला जो स्टेप करना चाहिए कि बीपीएससी ने जो अब तक एग्जाम लिया है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा करके हम उसका अध्ययन करें, उसका विश्लेषण करें। और जब विश्लेषण कर लेंगे तब क्या होगा कि क्वेश्चन की प्रकृति, उसके नेचर का पता चल जाएगा कि किस टाइप का ये क्वेश्चन पूछता है। और जब ऐसा कर लेंगे तब फिर आगे हमको ये पता चल जाएगा कि ये जो 7-8 पाठ को एक साथ मिला करके समान अध्ययन का विषय बनाया है उसमें से किस विषय से कितना प्रश्न मोटे तौर पर पूछा जाता है। और जब विषय वाइज, सब्जेक्ट वाइज हम क्वेश्चन की जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं तब अगला कदम हमारा होना चाहिए कि किसी एक विषय के अंतर्गत किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है और किस चैप्टर से कम पूछता है या नहीं के बराबर पूछता है। तो उससे अगर इतना काम हम लोग कर लेंगे तब हमारे सामने कई और बातें स्पष्ट होगी। पहला क्या होगा कि हमारी तैयारी की दिशा बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा कि अब हमको किस रास्ते पर चलना है। तो ये हुआ पहला जो रिजल्ट इससे निकलेगा कि तैयारी की हमारी दिशा, डायरेक्शन सही हो जाएगी। क्या, कितना, कैसे पढ़ना है ये क्लियर हम समझ जाएंगे। दूसरा जो रिजल्ट हमारे सामने आएगा कि हमको अब कितना मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि हर किसी के लिए एक समान अगर समय आवंटित कर दिया जाए कि बीपीएससी कंप्लीट करने के लिए 10 घंटे की मेहनत करने की आवश्यकता है तो यह सही फॉर्मूला नहीं हो सकता है। हर एक व्यक्ति की कुछ न कुछ कमजोरी, कुछ न कुछ खूबी होती है। किसी व्यक्ति का किसी विषय पर ज्यादा पकड़ होता है, किसी का दूसरे विषय पर पकड़ होता है। तो अगर हम इतना कुछ कर लेंगे तब पता चलेगा कि हमको पर डे कितना मेहनत करने की जरूरत है। हो सकता है कि आप 5-6 घंटा मेहनत करके ही आप मजबूत पकड़ अपने सिलेबस पर बना सकते हैं। तीसरा जो आपके सामने रिजल्ट होगा कि आपका अपना कमजोर पक्ष का पता चल जाएगा कि रियल में हम कहाँ पर कमजोर हैं। और जो है जब कमजोरी आपका पता चल जाएगा कि हम अमुक पॉइंट पर कमजोर हैं तो आप उस कमजोरी को दूर करना चाहेंगे।
कौन सा विषय आपके सामने जो है सो कठिनाई उपस्थित करता है उसका भी आपको पता चल जाएगा, और कौन सा पार्ट आपके लिए जो है सो ज्यादा टफ महसूस होता है। जब ऐसा पता चल जाएगा तो उस कमजोर विषय पर आप ज्यादा ध्यान दे पाएंगे या कमजोर पार्ट पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। तो ये जो है एक रिजल्ट सामने आएगा। उसके बाद जो आपके सामने आएगा चौथा रिजल्ट, कि अब आपको लगेगा कि दरअसल अभी तक मेरे पास जो किताब है या जो स्टडी मटेरियल है, तो स्टडी मटेरियल या बुक्स अब हमारे पास पर्याप्त और सही मात्रा में है कि नहीं है। होता क्या है कि अधिकतर लड़के अनाप शनाप जो सो बुक इकट्ठा कर लिया, जो कोई साथी कह दिया, जो टीचर कह दिया, या जहाँ कहीं कुछ पढ़ लिया किसी किताब के बारे में, उसी किताब को ला करके खरीद करके रूम में रख लेता है। तो उससे काम चलने वाला नहीं है, कि चूंकि हमको ये देखना है कि क्वेश्चन जो पूछा जाता है कहाँ से किस तरह का पूछा जाता है। तो जो स्तरीय स्टडी मटेरियल हो हमको उसके बारे में जानकारी यहाँ पर मिल सकता है कि कौन सा हमारे लिए स्टडी मटेरियल जो है बुक्स है वह काम का है और कौन सा काम का नहीं है। तो ये 4 रिजल्ट ऐसा करने के बाद जब आपके सामने स्पष्ट हो जाता है, तब आता है कि जो है अब आगे का क्या कदम। लेकिन एक बार पहले हम लोग फिर जान लें कि जो है पीटी की तैयारी के लिए हमको अपने विषय वस्तु का विस्तृत अध्ययन कर लेना चाहिए। आज जब विस्तृत अध्ययन कर लें तब प्रीवियस ईयर का जो बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें, उसका विश्लेषण करें। जब उसका विश्लेषण कर लें तब फिर हम देखें कि हमारे लिए अब कौन सा स्तरीय बुक्स काम करेगा, कौन सा इसके लिए स्टैंडर्ड बुक होगा। उस किताब को, उस पुस्तक को या उस स्टडी मटेरियल को आप इकट्ठा करें और उसके बाद अपने कमजोर पक्ष को दूर करने का प्रयास करें और साथ ही साथ मॉडल प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करें। इतना जो है आपको रणनीति अपनाना होगा। उसके बाद आता है कि इतना कुछ करने के बाद जो है एग्जामिनेशन हॉल में हमको क्या करना चाहिए। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले हम एक और पॉइंट पर नोट कर लें कि हम जो बात कर रहे हैं कि स्तरीय बुक्स या स्टडी मटेरियल का, यह क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि आप एनसीईआरटी का बुक्स सबसे पहले पढ़ें और एनसीईआरटी का बुक्स पढ़ने के बाद तब जाकर के दूसरा कोई स्तरीय बुक्स जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसको पढ़ें। तो अब है कि पढ़ने के दौरान आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जब आप एनसीईआरटी का कोई बुक्स पढ़ते हैं तो जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर को पढ़ने के दौरान जो आपको आवश्यक तथ्य या जो है सो कुछ महत्वपूर्ण जो है सो लाइन नजर आए उसको आप अंडरलाइन करते चले जाएं। और जब ये अंडरलाइन किया हुआ हो जाए, उस चैप्टर को आप कर लेते हैं तो उसको एक कॉपी पर नोट कर लें। लेकिन कॉपी पर जब आप नोट करेंगे तो उस कॉपी का जो पेज होगा वह लेफ्ट साइड और राइट साइड, मतलब बाएं साइड और दाएं साइड दोनों साइड जो है अच्छा जगह छोड़ करके बीच में आप उस एनसीईआरटी के जो है सो चैप्टर के महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट करेंगे। और जब ऐसा करने के हो जाएगा तब आप फिर उसी चैप्टर को किसी दूसरे स्तरीय बुक से पढ़ना शुरू करें और वहां जो कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य या बात नजर आए जो है तो उसको भी आप अंडरलाइन कर लें। और अंडरलाइन करने के बाद जब वो चैप्टर आपको पढ़ा हो जाए तब उन अंडरलाइन किए गए बातों और तथ्यों को खाली जो आपने पेज छोड़ दिया था, खाली पेज का जो हिस्सा आपने छोड़ दिया था वहां पर उन बातों को नोट कर लें। ऐसा जब आप कर लेंगे तो क्या होगा कि आपके पास एक शानदार नोट्स तैयार हो जाएगा जो वो नोट्स आपका अपना होगा। तो वो जब आप फिर उसके बाद उस नोट्स को बार बार दोहराएंगे तो लगेगा कि बहुत आसान है हमारे लिए तैयारी, याद भी होता जाएगा, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि अगला जो पार्ट है कि एग्जामिनेशन हॉल में हमको क्या करना चाहिए। तो एग्जामिनेशन हॉल में 2 बातों पर आप जैसो जरूर ध्यान दें। पहली बात तो है कि आप बिल्कुल एकाग्र हो करके एग्जामिनेशन हॉल में बैठे और दूसरी बात है कि एग्जाम या क्वेश्चन जो है जब आपको मिलता है तो उसको बहुत सही तकनीक से साइंटिफिक तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करें। तो पहली बात जो है एकाग्रता,
तो एकाग्रता के अंतर्गत जब आप शांत चित्त होकर के लेसन हॉल में रहेंगे और क्वेश्चन को बिना किसी घबराहट के पढ़ेंगे तो क्वेश्चन एक बार में पढ़ने से ही आपको जो है समझ में आ जाएगा। और अक्सर देखा जाता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका कि सही आंसर हमको पता नहीं होता, वहां पर कंफ्यूजन में रहता है, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा। तो वैसी हालत में जो पहली नजर में विकल्प आपको सही नजर आए उसी में आपको टिक मार देना चाहिए। मान लीजिए कि ABCD 4 विकल्प है और 4 विकल्प में आपको कंफ्यूजन है कि कौन सा विकल्प सही होगा, हो सकता है कि एक से ज्यादा हो, तो वहां पर जो सबसे पहली बार आपके दिमाग में जो विकल्प सही नजर आए उसको आप टिक मार दें। और दूसरा जो तरीका है कि थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन आप अपनाएं। मतलब क्या है कि जहां पर आपको कोई सही विकल्प नजर नहीं आ रहा है तो वहां पर आप छटनी का तरीका अपनाएं। थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन का मतलब है कि गलत विकल्पों को छांटते हुए सही विकल्प की ओर बढ़ना। मतलब क्या कि सबसे पहले उस विकल्प को आप छांट दें जो सबसे गलत नजर आ रहा है, उसके बाद जो है सो दूसरे वैसे विकल्प को छांट दें जो आपको गलत नजर आ रहा है। तो ऐसा जब छांटते चलेंगे तब आपको जो है सही एक विकल्प आंसर के रूप में नजर आएगा, उस पर आप टिक मार सकते हैं। तो ये तो एग्जामिनेशन हॉल की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो 7-8 पार्ट होता है सामान्य अध्ययन GS के अंतर्गत, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस या इकोनॉमी या फिर जो है मेंटल एबिलिटी या करंट अफेयर्स, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है सबसे पहले बात करेंगे इंडियन पॉलिटी का। लेकिन इंडियन पॉलिटी का बात करने से पहले हमारा आप लोगों से आग्रह होगा कि यह जो क्लास है यह लंबा क्लास हो जाएगा, इसलिए इसका 2-3 पार्ट में वीडियो जाएगा। तो अगर अगले जो है सो पार्ट का वीडियो आपको चाहिए, अगर यह लगता है कि आपके लिए यह क्लास उपयोगी है तो आप समीर क्लासेस पटना को YouTube पर सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो हो वो आपके पास स्वतः पहुंच जाए। तो खैर हम लोग आगे देखेंगे कि सबसे पहले GS के अंतर्गत जो है आता है इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। इंडियन पॉलिटी मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था। तो इससे हम लोग जानते हैं कि 10 से 15 के करीब क्वेश्चन रहता है। तो 10 से 15 के करीब जो क्वेश्चन रहता है तो पॉलिटी का जो पार्ट है यह समान अध्ययन के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। पॉलिटी में या PT में भले ही इससे 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन मेंस में जाकर के इसका काफी महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि मेंस में जो समान अध्ययन का सेकंड पेपर होता है 300 मार्क्स का, उसमें से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन का आंसर करने के लिए कहता है, प्रत्येक क्वेश्चन 38 मार्क्स का 38 मार्क्स का रहता है। तो इस तरह से मेंस के परीक्षा में GS के अंतर्गत 114 मार्क्स का केवल इंडियन पॉलिटी होता है। तो इसलिए अगर PT की तैयारी करते हैं तो मेंस का भी ध्यान हमारे पास रहना चाहिए। उसके बाद केवल मुख्य परीक्षा में ही यह काम नहीं देता, उसके बाद जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां भी पॉलिटी से संबंधित हमसे प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए कि हम एक ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं और एक ब्यूरोक्रेट को संविधान और कानून के दायरे में रह करके ही काम करना है, इसलिए साक्षात्कार में भी इंडियन पॉलिटी से प्रश्न हमसे पूछ ही लिया जाता है। और फिर जब हम जो है फील्ड में काम करने के लिए जाते हैं तो वहां भी चूंकि संविधान और कानून के दायरे में रह करके हमको काम करना है और लोगों को भी इसके लिए जागरूक करते रहना है, तो फील्ड में भी हमारे लिए यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे। तो इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो सिलेबस आता है, हालांकि सिलेबस की घोषणा इंडियन पॉलिटी में वो स्पष्ट रूप से BPSC नहीं करता है, लेकिन हम लोग का जो अपना अनुभव है उस अनुभव के आधार पर इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत कई टॉपिक्स आ जाता है। जैसे कि जब भारत गुलाम था उस काल में अंग्रेजों के द्वारा भारत के संदर्भ में बनाए गए कानून, मतलब इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। उसके बाद फिर भारतीय संविधान के निर्माण का इतिहास,
फिर जो है आपको प्रस्तावना, उसके बाद राज्यों के गठन और पुनर्गठन, उसके बाद नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निरंकुशत्व, फिर जो है मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर जो है मंत्री परिषद, महान्यायवादी, संसद और राज्य विधानमंडल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, केंद्र राज्य संबंध, संसदीय व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, पंचायती राज, संविधान संशोधन, इस तरह से बहुत सारा टॉपिक्स हो जाता है। लेकिन इतना सारा टॉपिक्स देखने सुनने के बाद हमको घबराने की आवश्यकता नहीं है। घबराने की इसलिए नहीं आवश्यकता है कि अगर हम, जैसा कि हम पहले कह रहे थे कि प्रश्नों का विश्लेषण जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बीपीएससी ने जो अब तक 39वीं से लेकर के 66वीं तक का एग्जाम लिया है, उसके प्रश्नों का जब हम विश्लेषण करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि पॉलिटी का कौन सा चैप्टर हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से अगर हम जब विश्लेषण करते हैं तो पता क्या चलता है पॉलिटी के अंतर्गत कि 4 ऐसा चैप्टर है जिससे लगभग 10-15 क्वेश्चन जो पीटी में पूछा जाता है उसमें से आधा क्वेश्चन इसी 4 चैप्टर से सामान्यतः पूछ लिया जाता है और करीब करीब हर साल इस 4 चैप्टर से प्रश्न रहता है। और उस 4 चैप्टर में से है कौन, तो उस 4 चैप्टर में से पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है संसद, तीसरा है सुप्रीम कोर्ट, चौथा है पंचायती राज। अगर पिछले अब तक जो भी एग्जाम बीपीएससी ने लिया है पिछला, उसके उस क्वेश्चन का विश्लेषण करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि राष्ट्रपति से 64वीं में, 60वीं से 62वीं, 53वीं से 55वीं, ये सब में कभी 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन पूछा है। उसी ढंग से संसद से कभी जो है 2, 3, 2, 1, 3, तो इस तरह से क्वेश्चन को पूछता रहा है। तो ये जो क्वेश्चन पूछता रहा है इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो है ये 4 चैप्टर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। कभी कभी तो जो है 4 से और 5-5 क्वेश्चन, जैसे 42वीं का हम लें क्वेश्चन की संख्या, तो संसद से 5 क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो और संसद और राष्ट्रपति का जो चैप्टर है वो एक दूसरे से काफी घुला मिला हुआ है, इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिस क्वेश्चन को आप राष्ट्रपति चैप्टर के अंतर्गत भी रख सकते हैं और या फिर उसको संसद के अंतर्गत भी रख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर संसद और राष्ट्रपति में जो अंतर दिखाई पड़ रहा होगा कि राष्ट्रपति में हमने कम क्वेश्चन का संख्या लिखा है रेड में और संसद में ज्यादा लिखा है। ये भ्रम में मत पड़िएगा, राष्ट्रपति भी उतना ही जरूरी है जितना कि संसद है। तो ये 4 चैप्टर हमारे लिए भारतीय राज व्यवस्था में काफी आवश्यक है। राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट और पंचायती राज, मतलब इसको कैटेगरी नंबर 1 का चैप्टर कह सकते हैं। उसके बाद जब ये 4 चैप्टर पर हमारी मजबूत पकड़ हो जाए तब हम लोगों को जो है कैटेगरी नंबर 2 के चैप्टर पर जो है ध्यान देना चाहिए। और कैटेगरी नंबर 2 का कौन सा चैप्टर होगा, तो भारतीय संविधान का निर्माण का इतिहास होगा। दूसरा जो होगा इसमें वो प्रस्तावना होगा। तीसरा जो होगा वो मौलिक अधिकार होगा और उसके बाद महान्यायवादी और संविधान संशोधन। तो ये 4-5 चैप्टर जो होगा, इस 4 चैप्टर के बाद उस पर हम विशेष ध्यान देंगे। कौन कौन, भारतीय संविधान के निर्माण का इतिहास, दूसरा जो है प्रस्तावना, तीसरा मौलिक अधिकार, चौथा महान्यायवादी और 5वां संविधान संशोधन, जहां से कि अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और फिर जो है जब ये दूसरे दर्जे का ये 5 चैप्टर पर हमारी मजबूत पकड़ हो जाए तब तीसरे कैटेगरी के चैप्टर पर हम लोग ध्यान देंगे। और वहां जो है तीसरे कैटेगरी का जो है चैप्टर होगा वो हमारा राज्य का नीति निरंकुशत्व हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा, कैग हो जाएगा, वित्त आयोग हो जाएगा, राज्यों का गठन और पुनर्गठन हो जाएगा, केंद्रीय मंत्री परिषद हो जाएगा, संसदीय और संघात्मक व्यवस्था हो जाएगा। तो ये तीसरे दर्जे का जो है सो कैटेगरी का हमारा चैप्टर हुआ। और उसके बाद जो शेष चैप्टर बच जाता है उस पर हम कम ध्यान देकर के भी काम चला सकते हैं। तो पॉलिटी का जो चैप्टर है हमारे सिलेबस के अंतर्गत उसको आप 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कैटेगरी नंबर 1 के अंतर्गत जो 4 चैप्टर आता है उस पर आप सर्वाधिक मेहनत करें, सर्वाधिक पकड़ बनाएं
और उसे कैटेगरी नंबर 1 के बाद कैटेगरी नंबर जो है सो 2 के अंतर्गत जो 5 चैप्टर आता है उस पर फिर पकड़ बनाए और तब तीसरे कैटेगरी नंबर पर पकड़ बनाए। इस तरह से अगर आप रणनीति बना करके पढ़ेंगे तो आपका पढ़ाई काफी सार्थक होगा और रिजल्ट भी आपका बेहतर होगा। तो हमको लगता है कि आज का क्लास काफी लंबा हो गया, तो हम अपनी बात अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आज जो शेष जो हमारा पार्ट बचता है, इतिहास या फिर ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमी या साइंस, करंट अफेयर्स, उस पर हम जो है दूसरे वीडियो में बात करेंगे। इसलिए एक बार फिर हमारा आपसे आग्रह होगा कि आप जो है आज समीर क्लासेज पटना को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो दूसरा वीडियो इस संदर्भ में जाएगा वो आपको स्वतः मिल जाए। थैंक यू।